नमस्कार किसान भाई और बहनों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन साल दर साल लगातार आप तक कृषि जगत की जानकारियां पहुंचाता आ रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे विज्ञान और किसान से, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर, अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया और इसके अलावा बात करेंगे बजट 2021 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का तीसरा बजट पेश कर दिया। इस बार के बजट पर देश भर की निगाह थी। खास तौर पर किसानों को ये जानना था कि इस बजट में कृषि और किसानों के लिए क्या विशेष है और हमेशा की तरह सरकार ने इस बार भी कृषि के क्षेत्र को विशेष तरजीह दी है और कई तरह की सौगातें इस बजट में देखने को मिल रही हैं। आइए जानते हैं कि कैसे इस बजट से कृषि के क्षेत्र को और गति मिलेगी। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या है विशेषज्ञों की राय, किसानों की प्रतिक्रिया किस तरह की सामने आई है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के बजट पिटारे से गांव, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। सरकार कृषि और किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। बजट में 2022 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा ई-नैम के तहत 1000 और मंडियों को लाया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की बात बजट में कही गई। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। इसी क्रम में 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार करने की बात बजट में कही गई है। ये 5 हार्बर कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू आघाट में बनाए जाएंगे। चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बचे हुए 4 राज्यों में जल्द ही लागू होगी। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में जो पॉइंट बताया गया है सप्लाई चेन और कोल्ड स्टोरेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे मेंबर्स और किसान के लिए। इससे क्या हो सकता है कि जो किसान अच्छी इनकम नहीं कमा पा रहा है वो हमारे साथ जुड़ के उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। कोल्ड स्टोरेज अगर गवर्नमेंट उनको अच्छे दाम पे सब्सिडी प्रोवाइड करके कोल्ड स्टोरेज देती है तो उनको स्टोर करके वो ऑफ सीजन अगर बेच सकता है तो उससे अच्छी इनकम उनकी डबल हो सकती है। तो जो सप्लाई चेन भी है, ट्रैवलिंग में कॉस्ट बचता है। हमारी जैसी संस्था जो FPO है उनके लिए क्या हो सकता है कि वो मंडी में उनको जाने की अवस्था नहीं है। हम उनके लिए जो सारा जैसे 10,000 टन माल है या 1000 टन माल है, जो भी हमारे मेंबर्स का माल होता है, हम उनको उनके बिहाफ पे बेच सकते हैं उनको, ताकि उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बचे, उनको इनकम भी उनकी डबल हम करवा सके। ये हमारा सहयोग रहता है। तो सरकार ने बहुत अच्छे वे से इस चीज़ों को डेवलप किया। बजट में बताया गया है कि जो कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए और सप्लाई चेन बनाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे गए हैं। इससे 5,000 करोड़ रुपया जो ड्रिप इरिगेशन के लिए अतिरिक्त दिया गया, ये ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे फल सब्जी या इस तरह की कोई सब्जियाँ या हमारी जो भूमि अभी बंजर पड़ी हुई है, और दोनों का फ़ायदा होगा। पानी की बचत होगी, खाद की बचत होगी, दवाई की बचत होगी और सही फसल जो है अच्छी आएगी। इससे बहुत लाभ जो है किसान को मिलेगा। और इस तरफ ध्यान देने का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ सीतारमण जी को, जिन्होंने 5,000 करोड़ रुपए खास तौर पे ड्रिप इरिगेशन के लिए रखे। किसानों के हित का बजट है और इसमें 16 लाख करोड़ रुपया जो किसानों के ऋण के लिए रखा है सरकार ने, राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से रखा गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा बार साधुवाद, और मैं धन्यवाद करूंगा मोदी सरकार का और आदरणीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी का।
तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से इस बजट में विशेष बातें कृषि के क्षेत्र के लिए निकलकर सामने आई हैं। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में। आइए जानते हैं क्या विशेष है आज के कृषि कैलेंडर में। फरवरी माह में पिछले माह उगाई गई सब्जियों के पौधों की रोपाई की जाती है। खेतों में भिंडी, तुरई, कद्दू, लौकी, चौलाई और मूली आदि में सिंचाई कार्य शुरू करें। बोने गेहूं में उर्वरक की आखिरी मात्रा देकर सिंचाई कार्य कर सकते हैं। गन्ने के स्वस्थ बीज का चुनाव कर बीजों उपचार का कार्य भी इस माह कर सकते हैं। सरसों, अलसी यदि पकने लगे हो तो उनकी कटाई का कार्य शीघ्र कर लें, क्योंकि ज्यादा पकने पर बीज छिटकने लगते हैं। प्याज और लहसुन के खेतों में गुड़ाई करने के बाद मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर के प्रगतिशील किसान प्रेमचंद शर्मा से, जिन्होंने इस क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। बागवानी के क्षेत्र में भी उनका अहम योगदान रहा है और इसके लिए उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। उनके इन्हीं योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने भी उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने के लिए साल 2021 में चयनित किया है। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। प्रेमचंद शर्मा का जन्म वर्ष 1957 में देहरादून जनपद से सटे जनजातीय बहुल्य क्षेत्र जौनसार बाबर के चकराता ब्लॉक के सीमांत गांव अटाल में एक किसान परिवार में हुआ था। 5वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रेमचंद को खेती किसानी में विरासत में मिली थी। बचपन से ही प्रेमचंद शर्मा अपने पिता के साथ खेती बाड़ी से जुड़ गए और उनसे खेती किसानी के गुर सीखने लगे। पिता के निधन के बाद खेती बाड़ी का पूरा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। परंपरागत खेती में लागत के मुताबिक लाभ न होते देख उन्होंने नए प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत उन्होंने 1994 में अनार की जैविक खेती से की। सफलता मिली तो इन्होंने अपने क्षेत्र के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में वर्ष 2000 में उन्होंने अनार के उन्नत किस्म के 1.5 लाख पौधों की नर्सरी तैयार की। यह पौध उन्होंने जौनसार बाबर व पड़ोसी राज्य हिमाचल के करीब 350 कृषकों को वितरित की। अनार की खेती के गुर सीखने के लिए वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, जलगांव के साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक तक गए। वर्ष 2013 में प्रेमचंद ने देवघार खत के सेज तरानू और अटाल पंचायत से जुड़े। इन्होंने करीब 200 कृषकों को एकत्रित कर फल और सब्जी उत्पादक समिति का गठन किया। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर कृषि सेवा केंद्र की शुरुआत कर क्षेत्र में खेती बागवानी के विकास में अहम भूमिका भी निभाई। प्रेमचंद शर्मा को खेती में सफल योगदान के लिए कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ष 2012 में उत्तराखंड सरकार की ओर से किसान भूषण, वर्ष 2014 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की तरफ से किसान सम्मान, भारतीय कृषि अनुसंधान की ओर से किसान सम्मान,
वर्ष 2015 में कृषक सम्राट सम्मान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से विशेष उपलब्धि सम्मान, वर्ष 2015 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से प्रगतिशील कृषि सम्मान, वर्ष 2016 में स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से उत्तराखंड विस्मृत नायक सम्मान, वर्ष 2018 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से जगजीवन राम किसान पुरस्कार और सामाजिक संस्था की तरफ से जसोदा नवीनी सम्मान और अब 2021 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। करीब 3 दशक से खेती बागवानी से जुड़े प्रेमचंद ने जौनसार बाबर में किसानों को आय बढ़ाने के लिए नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस पहल से सीमांत क्षेत्र के सैकड़ों किसान नकदी फसलों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति संवारने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती का रास्ता दिखाया, साथ ही प्रगतिशील किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। इस भाग में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक आरसी अग्रवाल से, जिन्होंने बताया कि कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से कृषि शिक्षा और नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और सकारात्मक बदलाव सामने आ रहे हैं। नई शिक्षा नीति आई है हमारी 2020, जो हमारी सरकार ने लागू की है, तो उसको कृषि शिक्षा में किस तरह से हम कार्यान्वित करें, ये हमारे लिए आगे आने वाले 1 साल में बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए अभी हमने हमारे आईसीआर ने एक समिति का गठन भी किया है, जिसका मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ, और उसका एक ड्राफ्ट प्रारूप हम लोगों ने बनाया है अभी जो है, और उसको माननीय मंत्री जी के आगे अभी हमें प्रस्तुत करना है। और हमें देखना है कि किस तरह से हम उसको, जो उसमें बहुत सारे पहलू हैं, जैसे कि आपका टोटल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, या हमें उसमें ये देखना है कि क्या हम कोई कंबाइंड टेस्ट कर सकते हैं सभी बच्चों के लिए, जो कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है, या हम जो भी वोकेशनल और जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है, इन दोनों को कंबाइन करके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक एंटरप्रेन्योर्स डेवलप कर सकते हैं इस शिक्षा नीति के द्वारा। तो उसका किस तरह से कार्यान्वयन किया जाए, हमारे जो 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा किस तरह से इसको किया जाए, ये हमारे लिए इस आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की।
फार्मिंग इंडिया के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान नई तकनीक का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने उपज को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी आय में वृद्धि भी कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको जानकारी देंगे कि सरसों अनुसंधान की तरफ से किस तरीके के शोध किए जा रहे हैं और कौन सी नई तकनीक हमारे किसानों तक पहुंचाई जा रही है जिससे उनकी आय दुगनी हो सकती है। आइए जानते हैं क्या कहना है इस बारे में विशेषज्ञ का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आशा व्यक्त करी थी और एक उम्मीद करी थी कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेंगे। तो इसके लिए हम सरसों अनुसंधान निदेशालय भी अलग अलग तरीके से किसानों में जागरूकता फैला रहे हैं। तो इसमें हम लोग किसानों को जो यहाँ प्रशिक्षण के अंतर्गत बुलाते हैं उनको काफ़ी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारी जो लागत है सरसों की खेती पर, जैसे हम ये कहते हैं कि एक सिंचाई या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिंचाई अगर आवश्यकता है तो उसमें करें, 3-4 सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भरतपुर की अगर बात करेंगे तो किसान जो है ना वो बुआई से पहले खेत की 4 बार 5 बार 8-8 बार जुताई करता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। हम वहाँ पे किसान को कहते हैं कि या तो आप 0 टिलेज में जाओ या 1-2 जो जुताई है वो पर्याप्त है। इसके अलावा सीड ड्रिल का हम लोग उपयोग करा रहे हैं जिसमें सीड की मात्रा कम से कम लगे। साथ ही साथ जो एक वैकल्पिक, जैसे हम फार्मिंग सिस्टम में जाएं, अगर सरसों आधारित खेती की बात करें तो इसमें हम लोग बड़े पैमाने पर, क्योंकि हमारी कोई भी ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती है जिसमें हम सरसों के अलावा उसमें मधुमक्खी पालन का उपयोग समावेश नहीं करते हैं। तो ये मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय रहा है। अगर भरतपुर की बात करेंगे तो एक बाउल के रूप में जाना जाता है भरतपुर शहद के लिए, शहद उत्पादन के लिए। और पूरा का पूरा यहाँ का शहद उत्पादन का जो काम है वो सरसों आधारित है और इसमें किसान को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट भी लगे हुए हैं, कुछ NGOs ने लगा रखे हैं, जैसे ल्यूपिन का है बहुत बड़ा प्लांट लगा रखा है और वो लोग भी कर रहे हैं, हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो सारा मिला करके किसान को हम लोग जो प्रेरणा दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि भाई सरसों की खेती, जो सरसों आधारित खेती है उसमें आप मधुमक्खी पालन को शामिल करो। कुछ जो आर्चर्ड भी लगा रहे हैं किसान, उनको बागवानी के तरफ भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन में भी काफ़ी किसान जो है ना आगे आ रहे हैं। मशरूम कल्टीवेशन का भी काफ़ी चल रहा है यहाँ। तो ये किसान अगर एक ही जैसे फसल उगाने को लेके चलेगा तो वो उसकी आमदनी को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों ने इसको एक सिस्टम अप्रोच के रूप में किसानों को जो भी ट्रेनिंग में आते हैं उनको बताते हैं। किसान भाई और बहनों, उच्चतम न्यायालय द्वारा कृषि कानून 2020 के संदर्भ में टिप्पणियां, विचार और सुधार आमंत्रित किए गए हैं और इसी संबंध में विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की गई है जो कि इस पर रिपोर्ट पेश करेगी। आइए देखते हैं इसमें क्या है खास। सार्वजनिक सूचना। 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में टिप्पणियां, विचार और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में सिफारिश करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये समिति सभी पक्षकारों से उपरोक्त तीनों अधिनियमों पर उनकी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव आमंत्रित करती है ताकि भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए इनका संकलन किया जा सके। सभी संबंधितों से अनुरोध किया जाता है कि इस मामले पर वे अपनी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव समिति में भेजें। ये समिति किसान संघों, किसान संगठनों, किसान उत्पाद संगठनों एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे अन्य हितधारकों से भी सुझाव आमंत्रित करती है ताकि उपरोक्त कृषि सुधार अधिनियमों पर उनके सुझावों पर विचार किया जा सके। टिप्पणियां, विचार और सुझाव 20 फरवरी 2021 तक www.farmer.gov.in/SC कमेटी पोर्टल पर अथवा scommittee-agri@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।
और अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जिसके फंड को इस बजट में 40,000 करोड़ बढ़ाकर कर दिया गया है। साथ ही ई-नैम से 1,000 नई मंडियां जोड़ी जाएंगी। आइए देखते हैं किस तरीके से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कृषि के क्षेत्र को गति मिलेगी और क्या विशेष है इसमें। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1,000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। यहां यूपी में जो केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, वो भी देश के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। इस योजना के तहत गांव की जमीनों, गांव के घरों का कागज गांव के लोगों को दिया जा रहा है। जब अपनी जमीन के सही कागज होंगे, अपने घर के सही कागज होंगे, तो उनका मूल्य तो बढ़ेगा ही, बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा। गांव के लोगों के घर और जमीन पर कोई अपनी बुरी दृष्टि भी नहीं डाल पाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को, गांव के गरीब परिवारों को होगा।
और अब बात करते हैं आज की मोबाइल ऐप के बारे में। जी हाँ, इस भाग में हम किसानों के लिए तमाम अलग अलग ऐप्स के बारे में जानकारी देते हैं ताकि उनसे वो लाभ उठा सके, जानकारी हासिल कर सके। आज इसी सिलसिले में आपको बताएंगे ई-नैम ऐप के बारे में। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भारत सरकार द्वारा परिवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह ऐप कृषि जिंसों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है। व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना, किसानों तक पहुंच और उनके स्मार्टफोन पर कृषि संबंधित जानकारी पहुंचाना है। देश की किसी भी मंडी में फसल के न्यूनतम और अधिकतम फसल की जानकारी ले सकते हैं। व्यापार के लिए उपलब्ध लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली मूल्य बदल सकते हैं। खुली नीलामी के मामले में न्यूनतम और अधिकतम बोली मूल्य देख सकते हैं। विजेता सूची, बोली और प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं मंडी भाव, यानी देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे जिंसों के भाव। सेब का मंडी भाव। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का मंडी भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं पालमपुर मंडी में इसके सौदे 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। मंडी शहर में इसका भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर की अखनूर मंडी में सेब का मंडी भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं कठुआ मंडी में इसके सौदे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब का मंडी भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं मथुरा मंडी में इसके सौदे 5,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। शिकोहाबाद मंडी में सेब का मंडी भाव 5,300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अब समय हो गया है ट्विटर प्लेट का, जिसमें हम आपको कृषि संबंधी ट्वीट्स दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज ट्विटर प्लेट पर। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं, तो आप हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमें आपके पत्र और ईमेल्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे विदा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं, आप उनका ज़रूर लाभ उठाएंगे। कृषि दर्शन के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।